उसके ऊपर बोलते ही नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। Another moment with us from the Sharad Pawar NCP, Mr. Gurjot Singh Keer. Gurjot Singh Keer साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। सर मैंने जान के बोला जय भवानी जय शिवाजी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बीच में नोटिस भेज दिया था उद्धव ठाकरे को कि जय भवानी आप बोल नहीं सकते। अब जाकर के बोला कि ठीक है आप बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि वहां दूसरी तरफ जो पोस्टर है गुरजोत सिंह कीर साहब भारतीय जनता पार्टी के, अभी आप पीयूष गोयल साहब की कैंपेन देख लें, उसमें स्टेज पे लिखा हुआ है जो राम को लाए उनको लाना है और साथ में जय श्री राम लिखा हुआ है। वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा सर। ये क्या हो रहा है गुरजोत सिंह कीर साहब, व्हाट इज हैपनिंग? ये क्या क्या है? ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन है जी, पहले हम बीच में शायद लोग बिकते थे, आज बिकने के साथ साथ एक डर का भी माहौल हो गया है। जैसे सूरत में आपने देखा वो डर, जहाँ पर 10 कैंडिडेट ने फॉर्म पीछे लिया, 8 इंडिपेंडेंट और 2 कांग्रेस के हमारे थे जिनका फॉर्म डिस्क्वालीफाई किया गया। उद्धव साहब को कहते हैं आप छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मत लीजिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए हमारे हिंदुस्तान के भगवान है। और एक इलेक्शन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? हमें डिस्क्वालीफाई करेगी। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अगर हजारों इलेक्शन अगर हम डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर भी हम हजारों इलेक्शन डिस्क्वालीफाई होने के लिए तैयार है। पर शिवाजी का नाम भूल जाओ, ये लोग की साहब वी वांट टू फाइंड आउट बिकॉज आज जिस प्रकार से फिर धनंजय मुंडे ने उस टॉपिक को वापस किया कि 2017 में 53 MLAs had signed that we need to go with the BJP. That included many people who are still with शरद पवार साहब के साथ आज भी है। गुरजोत जी ये बार बार और आगे जाके धनंजय मुंडे से मैं एक दिन ये लेटर आपको दिखाऊंगा, अजीत पवार जी ये लेटर दिखाएंगे कि 53 MLAs had signed. नाउ ये बार बार ये दिखाने की कोशिश हो रहा है कि शरद पवार जी हैज कमिटेड जो भी है ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस और व्हाटएवर द बीजेपी सेज, बार बार ये रीइंफोर्स कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट धनंजय मुंडे, अजीत पवार जी? देखो, धनंजय मुंडे की मैं बात करूं तो 2 दिन पहले ही अजीत पवार साहब को एक खुशखबरी मिली है। जो पुणे के बैंक का उन्होंने बड़ा घोटाला किया था, उनसे उनका नाम निकाल दिया गया है, उनके वाइफ का नाम निकाल दिया गया जी। तो ऐसे फालतू स्टेटमेंट तो उन्होंने देने ही। और अगर शरद पवार साहब ये जो कह रहे हैं मुंडे जी के 53 MLA हम लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जैसी एक गंदी पार्टी के साथ मैं पहले तो कहना चाहूंगा कि ये जो कमल है, अब वो कमल सड़ चुका है, वो कमल अब गंदा हो गया है। और हमारा काम है, हम किसान है, वो कमल को काट के हम देखेंगे। तो ये जो गंदी बातें ये करते हैं कि हम उनकी पार्टी में जाने वाले थे, तो हमारे जो कपड़े हैं वो सफेद है, हम इन पे दाग नहीं लेना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ खड़ा रहना भी अपने खुद के पोशाक और चरित्र के ऊपर दाग लगाने जैसा होता है। तो शरद पवार साहब ऐसा काम नहीं करते। गुरजोत जी दूसरा चीज यही है कि शरद पवार जी हिमसेल्फ सेड कि आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज पीपल विल कम बैक। उनको ये पूछा था कि अजीत पवार जी को आपने वापस लिया जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बिट्रेयल किया था, यू टुक हिम बैक एंड मेड हिम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। आर यू गोइंग टू डू द सेम विद अजीत पवार, विद छगन भुजबल, विद हसन मुशर्रफ? पवार साहब ने क्लियर कट बोला कि मुझे नहीं लगता ये वापस आएंगे बिकॉज ये अभी नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में है और जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे ये लोग वापस नहीं आएंगे। तो हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बिकॉज पवार साहब इज वेरी सीजन पॉलिटिशियन? बात करूं तो जिस हिसाब से मैं शिवाजी पार्क में एक बार राज साहब ठाकरे का भाषण देख रहा था, तब उन्होंने अजीत पवार की एक्टिंग करते हुए एक बार कहा था कि कैसे अजीत पवार ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि काका मला माफ करा चूक झाली। बाद में राज साहब ठाकरे ने कहा था कि अजीत पवार साहब कहते हैं कि पवार साहब के बिना भी मैं राजनीति कर सकता हूँ। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जिस तरह राज साहब ने कहा था अजीत पवार को कि काका ने हाथ छोड़ला था, पूरा पान पट्टी वाला पण विचारना था। मतलब अगर काका का हाथ आपके सिर से उठ गया तो गली का पान पट्टी वाला भी आप भी पूछेगा। तो अजीत पवार साहब को शायद नरेंद्र मोदी का जो दामन है, अगर वो पकड़ के वो चलना चाहते हैं तो वो उनकी खुश नसीबी है। और इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो गया है वो वापस नहीं आएगा। शरद पवार साहब ने काफी बार हमारी पार्टी मीटिंग्स को भी और स्टेटमेंट दे दिया
और हमको वो वापस चाहिए भी नहीं। लेकिन कीर साहब, मैंने सुना है, हम लोगों ने सुना है कि जो वर्कर गए वो सब लोग दस्तक दे रहे हैं वापस शरद पवार साहब की किवाड़ के ऊपर कि भैया हमसे गलती होगी, हमें वापस ले लीजिए। मैं लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लीडर्स की वैसी कोई अहमियत होती भी नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि एक शरद पवार जी हैं और बाकी सब वर्कर हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर। और शरद पवार जी ये पहली बार नहीं है कि शरद पवार जी ने कोई नई पार्टी बनाई हो, 3 पार्टियां खड़ी कर चुके हैं वो कोई, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई खास फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मतलब इतनी धूमधाम से निकले माशाल्लाह के बस we will not tolerate this nonsense, etc., 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 whatever Ajit Dada Pawar said. And today he has to be satisfied with just 4 or 5 seats. मतलब 4 या 5 सीटों के लिए उन्होंने नाता तोड़ दिया शरद पवार साहब से। कीर साहब बताएं ये क्या है? बजाज साहब, पहले तो आई सल्यूट यू, योर चैनल एंड योर जर्नलिज्म, जहाँ पर आप कह रहे हो कि नेताओं की कोई अहमियत नहीं होती। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आज जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स चल रही है, तो वहां पर देख गया है कि नेताओं की अहमियत नहीं होती। इससे भी बढ़कर मैं कहना चाहूंगा कि नेताओं की अहमियत बहुत गंदी होती है, जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने हमें ये करके दिखाया। दूसरी चीज, कार्यकर्ता ये वो अपने नेताओं के डर के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अजीत पवार के क्षेत्र का था, वो डर के साथ शायद अजीत पवार के साथ चला गया हो कि अगर मैं नहीं गया तो मेरा क्या होगा, मुझे तकलीफ देगी। ये लोग गंदे हैं, जैसे कि आपने कहा कि इनका कोई चरित्र नहीं है, नेता की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब वो लोगों को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जाना का टाइम आ गया है। पावर में तो ये जो कमल करना हो गया वो आएगा नहीं। और आज महाराष्ट्र में जो 8 की 8 सीटों में चुनाव हुआ है, वहां जीत गए। तो इतना मुझे पता है कि कार्यकर्ताओं को भी ये जो हवा है, वो हवा पवार साहब की, उद्धव साहब की और राहुल गांधी की है, ये पता चल गया है। इस करके वो जो डर था, वो डर कर गए थे, वो अपने मन से नहीं गए थे। और जो कार्यकर्ता डर के गए थे, हम उनका स्वागत भी करते हैं। और हमें अच्छी तरह से पता है कि वो कार्यकर्ता भले अजीत दादा के साथ, भले एकनाथ शिंदे के साथ खड़े थे, पर अंदर से उन्होंने भी बटन और शान का, तुतारी का और हाथ का ही दबाया। सो नाउ द EOW, जैसे आपने अभी भी कहा प्रदीप जी, they have given Ajit Dada completely clean chit in the banking. छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, ये क्या हो रहा है यार? ये तो फाइल खो जाती है पूरी। कीर साहब, ये तो बहुत 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 बढ़िया है ये तो यार, जिस मर्जी का केस हो, दे हैव एक्चुअली गॉन टू द कोर्ट एंड सेड कि भाई फाइल खो गई, हमें मिल नहीं रही है, एंड दे फाइल्ड अ सी समरी। मतलब ये क्या है? कीर साहब ये बताएं, मतलब मुझे मैं 1982 से जर्नलिज्म में हूँ सर, 1982 से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। मतलब ये तो अजूबा है। प्लीज बताएं, इस पे रोशनी डालें सर प्लीज। व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये धंधे वाली सरकार है। और इस तरह से मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहूंगा कि मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं इनको काफी पढ़ता हूँ, इनकी जो पुरानी ऑन रिकॉर्डेड स्पीचेस है उनके भाषण में सुनता हूँ। और सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा एक नारा देते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने, जैसे कि मैं कहता हूँ, कहा था कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें दूंगा। ये व्यापारियों की सरकार है, ये आपको डराएंगे, ये आपको पैसे देंगे, ये कुछ भी कर अगर आप इससे लड़ रहे हो, आपको अपने साइड लेंगे। अजीत पवार के मुझे भाषण याद है, अजीत दादा साथ में मेरे बैठ के भाषण देते थे कि नरेंद्र मोदी जी एक कमलाबाई है, एक कमलाबाईचा विकास होत नाही। नरेंद्र मोदी ने अपने खुद की घर की चूड़ियां तोड़ी है, अपनी बीवी को छोड़ा है। ये अजीत पवार साहब के वर्ड से। और आज वो खुद जाकर मैं कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में छोड़ था। और जिस तरीके से अंग्रेज जो आए थे जब हिंदुस्तान में, तब एक 2 लाख की आर्मी लेके आए थे, पर हमारे जो कपटी हिंदुस्तानी थे, जो लालची थे, उन्होंने अंग्रेजों का स्टार्टिंग में साथ दिया और इसकी वजह से हमारे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, हमारे देश का इंडिपेंडेंस छीन लिया। आज उसी तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जो देशद्रोही नरेंद्र मोदी है और आतंकवादी अमित शाह है, ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस छीन ले, जहां पर इंडिया, yes, it will be an independent country, पर इंडिपेंडेंस नाम की चीज नहीं रही। जैसे कि आज व्हाट्सएप ने एक बहुत अच्छा, मैंने व्हाट्सएप के बारे में, कंपनी के बारे में आज एक बात पढ़ी कि व्हाट्सएप gave an intimation to the High Court of India कि अगर हमारी प्राइवेसी के बीच में इंडियन गवर्नमेंट
हमें अगर आकर क्वेश्चन करेगी, हमें अगर कहेगी कि लोगों की प्राइवेट चैट्स आप हमें बताओ, तो हम हिंदुस्तान इंडिया छोड़ देंगे, लेकिन लोगों की प्राइवेसी के साथ, उनका राइट टू प्राइवेसी के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट फ्रॉम अ वेरी बिग कंपनी। और इतना ही कहूंगा मैं कि यहाँ पर जो ये दो लोग, एक आतंकवादी है और दूसरा देशद्रोही है, इनके साथ हमारे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जैसे लोगों ने मिलकर जो कपटपना किया है 2024 में, हम सब गुरजोत जी, शरद पवार साहब ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन जैसे एक डिक्टेटरशिप वहां पर रशिया में चला रहा है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी यहां पर एक एस्टेब्लिश करना चाहता है अपना एम्पायर। 2024 के बाद there'll be end of democracy, probably there'll not be any elections. We need to protect democracy, constitution and democracy is in danger. That is what Sharad Pawar Sahab said. Now, the BJP and the entire NDA is criticizing Sharad Pawar for such a remark. How do you see Pawar Sahab compare करना Vladimir Putin और नरेंद्र मोदी जी का? See, I tell you, it's like Putin still, I would call him maybe a rascal, but yes, the things that are taking in India, that is going to a state where maybe after a year we'll call her prime minister, or maybe if this terrorist is elected again as prime minister, we'll call him a rascal. The reason being is, आप खुद कहते हो अजीत पवार ने 70,000 का झोल जो किया, झोल वर्ड आपने यूज किया था, आपने कहा था कि अजीत पवार ये नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी का लीडर है। उसके बाद में अजीत पवार आपके साथ आते हैं, आप उसको क्लीन चिट देते हो। भुजबल साहब के बारे में आप उनकी नासिक की प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टे लगाते हैं। बाद में ईडी कहता है कि वो फाइल्स चूहे खा गए। अरे ये ईडी है कि या म्युनिसिपैलिटी की टॉयलेट के यहाँ पर चूहे इतने आ रहे हैं कि लोगों की फाइलें खा रहे हैं। तो दिस इज डिक्टेटरशिप। यू गिव अ स्टेटमेंट, यू चेंज इट अनदर डे। जो आपको सही लगता है आप वो करते हो। लेकिन इसका जवाब नहीं आता सर। कीर साहब, आप मुझे ये बताइए, इसका जवाब नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, या मैं शरद पवार जी से कोई सवाल पूछूं, या सुप्रिया सूले जी से कोई सवाल पूछूं, बिकॉज आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू शरद पवार साहब so many times, and each time one has asked him a question, he has always replied. He has specifically replied to the question asked. The BJP never replies. They never reply. They go on to something else altogether. ये क्या है? मतलब और हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, इतने महान जर्नलिस्ट जो हैं हिंदुस्तान के, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं साहब, दे आर इंटरनेशनली वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट, दे नेवर आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन कि भाई साहब सवाल तो ये पूछा, इसका जवाब दो ना। ये क्या हो क्या रहा है कीर साहब? व्हाट इज गोइंग ऑन? देखो, जर्नलिज्म इन इंडिया, किसान मोर्चे के टाइम पे जब हम किसान मोर्चे में 1.5 साल बैठे थे, तब वहां पर जो हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट की, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट वी शोड देम व्हाट दे आर। तो किसान मोर्चे के टाइम पर हमने आज तक रिपब्लिक के सब चैनल को भगाया, बट ये अगर वहां पर रवीश कुमार आते थे तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे। सेम वैसे ही मैं कहना चाहूंगा, किसान मोर्चे के टाइम पर अगर हमारी मुलाकात होती तो नेशन नाउ को, बजाज साहब को, आप दोनों एंकर्स को हम वहां पर सम्मानित करते, क्योंकि आप इस सच की लड़ाई में आप इंडिया के साथ खड़े हो, हिंदुस्तान के साथ खड़े हो। एंड द मीडिया, I would like to give her a name, or I would like to take her name. एक बहुत फेमस एंकर इंडिया की, she was speaking in a foreign delegation a couple of days before. I was a fan of her. जब तक वो एक विदाउट न्यूज चैनल में नहीं आ रही थी, we used to follow her. बट कल जब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए इंडिया के बारे में, तो ऐसा लग रहा था वो इंडिया के बारे में स्टेटमेंट नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में स्टेटमेंट्स दे रही। You mean the Oxford Union debate? Is that what you're talking about? Palki Sharma? I don't want to name her. I don't want to name her. We don't mind naming. We don't mind naming people. we are okay. आप अपनी जुबान से निकालना, वो देश के गद्दार है। वो गंगू तेली है, वो देश के गद्दार है। हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये जो गद्दारी है, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। नरेंद्र मोदी को आप देखो, इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ फैंसी ड्रेस का पार्टिसिपेंट ऐसा लगता है। कभी धोती पहन रहे हैं, कभी टोपी पहन रहे हैं, कभी सूट पहन रहे हैं, कभी बूट पहन रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का, जिस दिन हमारी सरकार आई, बाकी सब तो उन्होंने पहन लिया, महाराष्ट्र की तरफ से हम जरूर उन्हें तिहाड़ में भेजेंगे और उनको हम हमारी काष्टा साड़ी और नवाड़ी साड़ी है तिहाड़ में देंगे, तो उनका फैंसी ड्रेस पूरा शौक पूरा करेंगे। लेकिन सर, शरद पवार जी का जहां तक प्रश्न है, आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि बारामती इज अ टेस्ट केस। बारामती विल बी अ टेस्ट केस। अगर मान लीजिए शरद पवार साहब जीत जाते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यानी सुप्रिया सूले जी जीत जाती हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन
अगर मान लीजिए सुनेत्रा पवार जी जीत गई तो ये कहा जा रहा है शरद पवार साहब पॉलिटिकल करियर इज ओवर। इस विषय में क्या कहेंगे कीर साहब? शुक्रिया ताई, जीतना या हारना इज नॉट अ क्वेश्चन नाउ, बस इतना हमारा वही क्वेश्चन है कि 3 लाख से जीतेंगे या 4 लाख से जीतेंगे, बिकॉज द मार्जिन इज गोइंग टू बी डेफिनेटली। Sunetra Pawar, yes, I respect her as a person, but she is not a politician. This is the very first time she is seen on the road scale. She is seen speaking for the party. और उनके स्पीचेस सुनो तो कभी-कभी इतनी हंसी आती है, जैसे उस दिन रामदास आठवले का नाम जिस तरह से उन्होंने एक आठवले सर ने कुछ अलग ही प्रोनाउंस कर दिया, तो that shows कि her interest। तो आपको लगता नहीं है सर गुरजोत सिंह कीर साहब, आप अजीत दादा पवार को इतनी अच्छी तरह, मैं तो अजीत दादा पवार को जानता नहीं हूँ, आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम एंड ऑब्वियसली द लॉस इज माइन, लेकिन आपको लगता नहीं अजीत दादा पवार को शायद अगर मतलब चलो ठीक है आप अब इस तरफ आ गए हैं, आप किसी और को खड़ा कर देते, आपको अपनी वाइफ को खड़ा कर वहाँ पे खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये तो सर फैमिली में ऐसी अब दरार पैदा हो गई, मुझे नहीं लगता कि अब ये दोबारा जुड़ पाएगी। इट्स बिकम वेरी स्पाइटफुल एंड विशियस this entire thing, I mean, and it's very distasteful. That's my opinion, sir. मुझे ऐसा लगता है कि शायद अजीत पवार दादा के वाइफ को खड़े करने से पहले फडणवीस ने उन्हें ट्विस्ट करके कहा होगा कि आप अपने बेटों को खड़ा कीजिए, पर शायद हम कहते हैं ना कि बच्चों का कोई आज आती है तो माँ बाप को आज ले लेते हैं, तो उन्हें पता था कि सुप्रिया ताई के सामने तो नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ तो मोदी भी हार जाएगा, तो जैसे ही उनके बच्चों के ऊपर बात आई होगी तो मेरे ख्याल से दादा या सुनेत्रा भाई ने बोला होगा कि मैं खड़ी हो जाती इलेक्शन। दूसरा एक टॉक चल रहा है खीर गुरजोत जी की, दिस वाज डिसाइडेड इन दिल्ली बिकॉज दे वांटेड टू शेक शरद पवार जी बैस्शन जो बारामती है, तो दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय बारामती's grasp from Sharad Pawar ji, and before Ajit Pawar ji came in there was an assurance taken from Ajit Pawar ji that you're going to field Sunetra Pawar there because that is the only challenge, a little bit challenge or whatever we call it, where Supriya Sule is concerned. So do you think that before Ajit Pawar could join किए वहां से assurance लिया था about Baramati? ऐसा है कि गुजरात से महात्मा गांधी का, मुंबई से बाला साहेब ठाकरे का और बारामती से शरद पवार साहब का, ये नाम कभी भी आप मिटा नहीं। अजीत पवार साहब को इसी करके शायद उनकी लॉयल्टी टेस्ट ली कि सुनेत्रा पवार को आप इलेक्शन करा कीजिए, और उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी का भी या शिंदे गठ का भी अगर कोई खड़ा होता है सामना तो रही है, तो ये शुभ अवसर उन्होंने अजीत पवार साहब को दिया ताकि उनके फैमिली में वो दरार आ चुके। पर यहाँ पर लॉस में कहूंगा कि ये अजीत दादा का है, अजीत पवार का है, क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो अंदर से तो उन्हें भी पता है कि ये सीट वो ऑलरेडी फॉर्म भरते वक्त ही हार चुके थे, तो जीतने के लिए तो वो लड़ नहीं रहे हैं, बस अपनी एक लॉयल्टी टेस्ट को दे रहे हैं। तो कल आपके मैनिफेस्टो जो रिलीज हुआ उसमें शरद पवार साहब बार बार बीजेपी सेज यू द एंटायर इंडिया अलायंस का एक मुस्लिम लीग का छाप है आपके मैनिफेस्टोज में, तो पवार साहब ने भी वे CAA इज कंसर्न उन्होंने कहा कि वील हैव सम चेंजेस, NRC में वील हैव सम चेंजेस, आर्टिकल 3, तो अलग अलग जो विषय ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद द बीजेपी सेज, पवार साहब ने अपने मैनिफेस्टो में कहा देयर आर गोइंग टू बी सम चेंजेस हियर। तो ये क्या मुस्लिम अपीसमेंट तुष्टिकरण जो बार बार बीजेपी एलिगेशंस ऑन यू, डज इट रिफ्लेक्ट दैट इन योर मैनिफेस्टो? सर मुझे ऐसा लगता है कि आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो देखोगे तो आपको जरूर मुस्लिम्स के लिए कुछ ना कुछ दिखेगा, पर अगर आपको ध्यान से पढ़ो तो आपको हिंदुओं के लिए भी दिखेगा, आपको सिखों के लिए भी दिखेगा, आपको क्रिश्चियंस के लिए भी दिखेगा, आपको पारसी के लिए भी दिखेगा, आपको बुद्धिस्ट के लिए भी दिखेगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टो इंडिया का है, हर धर्म का है और सेक्युलर है। हम बीजेपी के जैसे नहीं है। देखो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 59 टाइम्स नरेंद्र मोदी का नाम यूज किया है और 43 फोटोज उनकी यूज की है अपने मैनिफेस्टो। मतलब उन्हें खुद पता है कि मोदी के सिवाय उनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। हमारी पार्टी ने मुसलमानों को भी हक दिया है, हिंदुओं को भी हक दिया है, सिखों को भी दिया है, ईसाइयों को भी दिया है। तो यस वी आर सेक्युलर पार्टी एंड वी विल ऑलवेज बी सेक्युलर। और हम चाहते हैं कि हम देश को एक रिलीजन में नहीं बांटे, हम देश को देश की तरह देखें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, what we think our competitor now is UK, is US, is Russia,
don't want to get in the league of Hindus and Muslims now. हिंदू मुस्लिम एक है, आप ग्राउंड पे आके देखिए। तो सर ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों कर रहे हैं सर बार बार? अभी जाकर के प्रधानमंत्री जी भी आई सो डिसअपॉइंटेड वेरी फ्रैंकली कि मतलब मेरा कहना सर 10 साल तक आपने राज किया है, आप खुद बोल रहे हैं ना आपने क्या कुछ किया है, तो उसके बारे में बात करें, आर्टिकल 370 रिपील के बारे में बात करें, बाकी अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें, आप फार्मर्स को 6,000 रुपये साल का दे रहे हैं वो उसके बारे में बात करें, बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करें। कितने 81 करोड़ लोगों को आप मुफ्त का राशन बांट रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब बात मतलब बात करने लायक तो है ना, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम कहाँ से आ गया सर, ये जरा बताएं। बजाज साहब, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हेट है, हम तो नरेंद्र मोदी को अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर तो मानते नहीं है, पूरे देशद्रोही मानते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमानों देश के लोगों को लड़ाना ये देश को सबसे अच्छा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जितनी बार मैंने नरेंद्र मोदी की लाइव अगर स्पीचेस देखी है या मीडिया में उनको बोलते हुए देखा है, तो व्हेन ही टॉक्स अबाउट वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो टेलीप्रॉम्प्टर उनके आगे लगा रहता है, वो देख के वो बोलते हैं। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो फंबल करते हैं, पर जिस हिसाब से उन्होंने वो मंगलसूत्र वाली स्पीच दी थी, जब मुस्लिम एक स्पीच उन्होंने दी थी, वो टाइप में ना तो टेलीप्रॉम्प्टर था ना वो फंबल कर रहे थे, वो दिल की बातें थी, वो एक्चुअली उनकी मन की बात थी, जो बिना फंबल किए, बिना देखे, बिना पढ़े वो बोल रहे थे, क्योंकि उनके मन में इतनी गंदी भरी हुई है बातें, तो वो गंदी बातें वो नेचुरली बाहर आई, और वो जो कचरा नरेंद्र मोदी के अंदर था वो कचरा उस दिन सब में, तो उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली। सर आज तक कभी किसी भी लीडर ने जो मर्जी हो, एनीवन आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन राइट फ्रॉम 1952 अप टिल टुडे, किसी ने आज तक मंगलसूत्र के बारे में बात नहीं करी है सर, आज तक नहीं करी है, मुझे तो याद नहीं है। इनका मंगलसूत्र से लगाव है ना, ऐसा है कि मोदी ने अपना मंगलसूत्र तोड़ दिया और स्मृति ईरानी इनकी पार्टी में है, उन्होंने अपनी दोस्त का मंगलसूत्र छीन लिया, तो इनका तो मंगलसूत्र से पुराना लगाव है, इनको मंगलसूत्र तोड़ना और छीनना ये अच्छी तरह से आता है। स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी आर द लाइव एग्जांपल्स ऑफ दिस। फिर इसकी पार्टी में योगी जी आते हैं जिन्होंने तो कभी मंगलसूत्र देखा ही नहीं, तो ऐसे कार्टून इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं, एंड दे टॉक अबाउट प्रोटेक्टिंग वुमेन। सर, भूषण सिंह भी भारतीय जनता पार्टी का है, आप जाके देखिए वुमेन राइट्स की आप बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर भी हिंदुस्तान में है, गुरजोत जी, but Gurjot ji, आज अमित शाह ने एक very significant statement he said that if the India alliance comes to power, you will get back Article 370 जो हमने abrogation किया है, they will bring it back, they will bring back triple तलाक abolition जो हमने किया उसको वापस लेके आएंगे, CAA को वापस लेके आएंगे, NRC को वापस लेके आएंगे, they will do denuclearization, यानी हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी और जो सशक्तिकरण आर्म फोर्सेस का किया है सशक्तिकरण, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे इंडिया अलायंस। नाउ वेरी टॉक्स अबाउट दिस, चिदम्बरम आल्सो टॉक्स अबाउट द नए क्रिमिनल लॉज जो लेके आए थे अमित शाह ने रिसेंटली पास किए, बोले इवन दैट विल बी ऑफ। सो व्हाट ऑल जो हमने देश हित में काम किया, ये सब इंडिया अलायंस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम। गुरजोत जी, दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अमित शाह। देखो, अमित शाह को मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी कुछ अच्छे तरीके से याद नहीं होगा, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ फेंकना ही होता है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक बार वो पढ़ ले, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी बात नहीं है। और अमित शाह को मैं कहूंगा कि अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी, आप अपना मैनिफेस्टो पढ़िए, फिर एक बार हमारा भी पढ़िए, तो हमारी मैनिफेस्टो में क्या लिखा है वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये सब झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, और लोग गुमराह होंगे भी नहीं। 2014 में लोग गुमराह हो गए, 19 में भी गुमराह हो गए, तो मेरे देश के लोग शायद भोले जरूर हो सकते हैं, पर पागल नहीं हो सकते कि आप उन्हें 15 साल पागल बनाओ, जो बनते रहे। 10 साल आपने बना लिया उनको, ये साल आपको नहीं छोड़ सकते। और जो ईवीएम का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑन ईवीएम्स, the Supreme Court said there's no going to be changes, no changes where EVM is concerned, it is going to continue. बीजेपी का कहना है जो बूथ कैप्चरिंग करते थे लोग, जो लोग बाय फोर्स, आर्म फोर्स के यूज करके बैलेट बॉक्सेस को रिग करते थे, आज उनको नुकसान हो गए। इंडिया अलायंस के कांग्रेस एंड आरजेडी, उन्होंने खासकर मेंशन करते हुए कहा कि ये दो घटक थे जो बूथ कैप्चरिंग में इन्वॉल्व करते थे, आज इनको बहुत धक्का पहुंचा है। Now how do you see that? EVM has been cleared by the Supreme Court. गुरजोत जी, ईवीएम
की मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन हैज गिवन अ नोटिफिकेशन टू द गवर्नमेंट के ईवीएम में जो हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, साथ ही में उसके वी पुट अ बर्न सॉफ्टवेयर. नाउ आई टेल यू द यूज ऑफ दिस बर्न सॉफ्टवेयर. यू कैन मेक अ कोड फॉर वन. ये शायद मेरे आईटी वाले भाइयों को अच्छी तरह से पता होगा. एक बार आपने फर्स्ट टाइम कोडिंग कर दिया तो सेकेंड टाइम आप डी कोडिंग नहीं कर सकते. मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ. एक बार अगर आज मैंने ये शर्ट पहन ली तो दूसरी बार मैं ये उतार के शर्ट नहीं पहन सकता, या ये मैं शर्ट उतार नहीं सकता, या इसके ऊपर कोई दूसरी शर्ट या जैकेट नहीं पहन सकता. अगर मैं करूंगा तो अपने आप वो पूरी मेमोरी डिलीट हो जाएगी. एवरीथिंग विल बी बर्न. तो जो ईवीएम के ऊपर स्ट्रिक्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें भी वहां पर पूछा गया है कि आर यू यूजिंग द बर्न सॉफ्टवेयर. और हम भी टेक्नोलॉजी फ्रीक है. आर पार्टी कांग्रेस, आर पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे यहाँ पर यूथ बहुत सारा है. Where we talk about our country, 65% of the population in India is below the age of 25 now. So we are educated. हमको जगह जगह पर जैमर्स लगाने आते हैं. जिस टाइम पे इलेक्शन की काउंटिंग होगी वहां पर हमारे कैमरास रहेंगे, हमारी जैमर मशीन रहेगी. और अगर ये जो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो जो बर्न सॉफ्टवेयर जो एन्क्रिप्टेड होगी या नहीं होगी, तो वी विल हैव आवर आईटी पीपल विद अस. अगर हमको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की गई है तो हम वो अच्छी तरह से पहचान लेंगे. उसका भांडाफोड़ पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने करेंगे. I hope so, because some or the other, after the doubts which have been raised on the EVM, perhaps it would have been much better for the election commission to admit कि भाई छोड़ो, अभी के लिए वीवीपैट जो हैं वो सारे के सारे हम लोग काउंट करेंगे. और एंड एज द सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड कि उसके ऊपर आप क्यूआर कोड नहीं लगा सकते कि वो मैकेनिकली काउंट हो जाए, बाई हैंड काउंट होने के बजाय बड़े आराम से हो सकता है. They could have done it. So as a result of which the doubt will always remain, irrespective of anything else. So, but then from the other side, the BJP says कि जब opposition जीतती है तब EVM is all right, जब opposition हारती है तो EVM is rigged. ये क्या है सर? कीर साहब. देखो, मरता क्या मैं करता हूँ. तो बीजेपी को अच्छे से पता है कि ये इलेक्शन के जो रिजल्ट है उनके फेवर में नहीं है. वो नारे लगा रहे हैं 400 पार. फिर नवनीत राणा ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी मोदी की हवा नहीं है. तो उनके पार्टी के खुद के जो खासदार की लड़ रहे हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको ये ग्राउंड से सुनने आ रहा है. मैं मुंबई की बात करूं, आई बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट मुंबई. नॉर्थ ईस्ट मुंबई की मैं बात करूं तो यहाँ पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो कॉम्पिटिशन ही नहीं. जहाँ पर एक साइड संजय पाटिल खड़े हैं, वहां पर तीसरी बार उनके सामने उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा है. मैं थाने की बात करूं, हमारे राजन सितारे साहब जो कल फॉर्म भरने वाले हैं, उनके सामने अब तक थाने में कैंडिडेट ही नहीं आया. तो ये डरती है. ये बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि ये कमल हमारा अब जो पकड़ बनाया बैठा था, वो कमल की पकड़, वो कमल का स्टेम टूट चुका है. और आज के बाद ये भारतीय जनता पार्टी इतिहास में एक पार्टी रहेगी. ये कभी जिंदगी में नहीं आएगी. शायद से फडणवीस साहब भी मेरे ख्याल से दूसरी बार आमदार भी छूट के ना आए. अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शायद भारतीय जनता पार्टी चलाए. तो ईवीएम का आपको अगर चोरी करना है आप कीजिए. आपको लगता है आप हेट स्पीच देके जीत जाओगे तो आप हेट स्पीच दीजिए. आपको जितनी नफरत फैलानी है आप फैलाइए. बजाज साहब, मैं कहना चाहूंगा, आप अगर जाके बाहर किसी को बताओ कि ये टाइम मैं नफरत के खिलाफ वोट करके आया हूँ, तो शायद आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी पार्टी के लिए वोट दे के आए. कि जैसे ही आप बोलोगे आई हैव वोटेड अगेंस्ट हेट, आई हैव वोटेड अगेंस्ट डिस्ट्रॉइंग पीस ऑफ इंडिया, तो सबको अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि आप बीजेपी के खिलाफ वोट करके आए. I personally think there was no need actually. Very frankly speaking, there was no need, irrespective of anything else. I mean, I think the election should be kept above all this. That's my opinion anyway. But who listens to me? Let's be very clear. But कीर साहब, great pleasure talking to you. चलते चलते सर ये भी बता दें, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से जो MVA है, आपके मुताबिक आपको कितनी मिल रही है सर, आउट ऑफ 48? दिल कहता है कि 48 में से 48 हम जीतेंगे. और जो दिमाग है और स्टैट्स है वो कहते हैं कि मिनिमम वी विल बी क्लोजिंग एट 32 and the maximum that will reach is going to be somewhere around 40. So a realistic number is going to be somewhere around 35 and 35 seats जो मेरे ख्याल से महाविकास अघाड़ी आएगी. मेजॉरिटी That'll be huge. That'll be huge, sir. That'll be huge. अगर वो हो जाता है. महाराष्ट्र के लोग गद्दार नहीं है.
और गद्दारों को कैसे भगाना है ये मेरे महाराष्ट्र को अच्छी तरह से आता है। तो सर बीजेपी की तो कैलकुलेशन खराब हो जाएगी सर, अगर ऐसा हो गया तो वो तो पूरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी हर मुझे जगह। पता है, मेरी माँ ये महाराष्ट्र है, तो मेरी माँ को भी गद्दारी नहीं चलती है, और मेरी मासी ये पंजाब है, पंजाब की जो 13 सीट है वहां पर भी बीजेपी नहीं दिखेगी। तो माँ और मासी तो मेरी यहाँ से बीजेपी को भगाने वाली है। बाकी जितनी भी हमारी ब्रदर स्टेट है उनसे विनती ये रहेगी कि इनको भगाओ और देश को बचाओ। All the very best to you, sir. Thank you very much for joining us. Great pleasure as always. Namaskar, Thank you. sir, and Sat Sri Akal. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। Now, as far as the NCP is concerned, I'm not sure exactly where they stand. One never knows. They might actually win. Because you can never underestimate Sharad Pawar. Let's be very clear. Because irrespective of what people might say, that, you know, he's lost it, the old man's lost it, and so on and so forth. I don't think so. But Now it we'll depends have to see. upon whether both Uddhav Thackeray ji is able to जो उनके जो ideal जो vote share है बाला साहब ठाकरे जी का, if Uddhav Thackeray ji has been able to cash on it, if Sharad Pawar ji's vote is intact, which is traditional loyal voters, if they are all intact, that will be a game changer. I mean, the old MVA will win. But if there's a shift, then you don't know what's going on. I think that the traditional vote will remain where it is. The BJP's vote will remain with it, and the gainer will be the BJP. That's my opinion. इसमें हो सकता है कि एकनाथ शिंदे साहब और माशाल्लाह अजीत दादा पवार साहब को काफ़ी नुकसान हो जाए। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को शायद नुकसान का सामना करना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत फायदा होगा इसमें। आई थिंक वो जो कह रहे हो, जो 2 बिलियन की लड़ाई में बंदर सब कुछ खा गया, तो यहाँ पर बीजेपी ने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से अपनी रणनीति अपनाई है। और आज की तारीख में देखिए ना प्रदीप जी, कांग्रेस का कौन कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, आज की तारीख में मतलब आई कांट कम टू टर्म टू द फैक्ट दैट आवर डियर फ्रेंड मिस्टर कृपा शंकर सिंह इज एक्चुअली अ बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम जौनपुर। Yes, yes. अरे यार, सारी उम्र कांग्रेस में, आज जौनपुर में मतलब बीजेपी कैंडिडेट हैं। और अशोक चौहान साहब इज अ बीजेपी एमपी फ्रॉम यू नो फ्रॉम नांदेड़। और हमारे मिलिंद देवरा साहब वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ हैं। Exactly, sir. और 2 एनसीपी हैं, 2 शिवसेना हैं, मतलब और अकेली पार्टी जो बिल्कुल इंटैक्ट बची है वो बीजेपी है, मतलब जबरदस्त। सो लेट्स आस्क मिस्टर शैलेश पांडे साहब, भारतीय जनता पार्टी के